नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में बात होगी इंडिया गठबंधन को लेके। कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। धीरे धीरे सारे नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, कुछ नेता कल भी दिल्ली पहुंचेंगे और इस मीटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन की पुरानी मीटिंग्स को भी उठा के देखेंगे तो उन सभी मीटिंग्स को इंपॉर्टेंट बताया गया है। कमिटीज बनाई गई, लेकिन कमिटीज ने क्या क्या काम किया, बात कहां तक आगे बढ़ी, उतना कुछ पता नहीं चल सका। सर, क्या आपको लगता है कि कल जो मीटिंग होगी वो एक तरीके से इंपैक्टफुल होगी? विधानसभा चुनाव खत्म हुए, कांग्रेस को बहुत झटका लगा है, तो कल कुछ हो सकता है या फिर कल वाली भी मीटिंग ऐसे ही होनी है? देखिए, ये बेटर लेट देन नेवर। हम्म। ये मीटिंग तो 6 तारीख को बुलाई गई थी जी। लेकिन चूंकि वो यूनानिमस तरीके से कांग्रेस ने बुला लिया तो शायद जो लोकल रीजनल छत्रप थे दूसरी पार्टियों के, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कम से कम 3 राज्यों में हारने के बाद, हिंदी पट्टी में सफाई के बाद ये गुरूर नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो आज 19 तारीख की, माफ कीजिएगा, कल जो 19 तारीख है उसकी डेट तय हुई और आज लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। जितने बड़े नेता है वो उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं शाम में, लालू यादव जो मैं आपसे बात कर चुका हूं पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार शाम में पहुंच रहे हैं, शरद पवार पहले से यहाँ हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं इस गठबंधन के वो होंगे कल की बैठक में। जो अभी तक मेरी जानकारी है उस बैठक का कोई एजेंडा नहीं फिक्स। जी। ये कहा गया है कि मुंबई के बाद ये बैठक आहूत की गई है, उसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। जी। सभी लोगों की मौजूदगी रहेगी। अब सबसे बड़ा पेच जो पहले दिन से कहा जा रहा है, ये इंडिया ब्लॉक क्यों बनाया गया। ये आम लोग जो थोड़ी भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जो नहीं भी रखते होंगे, वो ये जानते होंगे कि एक जमाने में कांग्रेस के खिलाफ एक मंच बना, क्योंकि कांग्रेस बहुत पावरफुल थी, तो एक कॉबल टुगेदर करके एक मंच ऐसे बना जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर सब साथ हो गए और उन्होंने कांग्रेस का मुकाबला किया। आज की तारीख में वो पोजीशन अक्वायर कर ली है बीजेपी ने। तो मोदी के खिलाफ वो तमाम दल जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक अपनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है 14 और 19 की प्रचंड जीत के बाद, कि 24 में उनको रोकने के लिए साथ आना जरूरी है। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए उनको लोकसभा की सीटों पे हराना होगा। बिल्कुल। लोकसभा की सीटों पे हराने के लिए क्या है? वन एंड ऑन फाइट हो जाए। जी। बीजेपी का कैंडिडेट एक तरफ और विपक्ष का कैंडिडेट एक तरफ, ताकि वोटों का डिवीजन न हो। जी। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है, बहुत कम ऐसे चुनाव हुए हैं। विधानसभा के कुछ चुनाव ऐसे जरूर थे जिसमें किसी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले। जी। विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन स्टेट्स में ऐसा 50% से ज्यादा वोट मिलने वाले उदाहरण कम है। जी। नेशनल लेवल पे और पैन इंडिया लेवल पे ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो वो एक होप देता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष एक अपना साझा उम्मीदवार उतारे तो उनको रोका जा सकता है। आज थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, जी। दर्शकों को भी मालूम होगा, लेकिन मैं थोड़ा सरल अंदाज में ये बता देता हूं ताकि रिकैप हो जाए उनके दिमाग में कहां कहां दिक्कत है जी और क्या वो हो सकता है। पहला, बंगाल जी 42 सीटें हैं जी। बीजेपी पिछली बार 18 सीटें जीती थी, अच्छा खासा इनरोड बनाया था। बंगाल में इंडिया गठबंधन में लेफ्ट भी है, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है। जी। अब एक एक करके उसकी व्याख्या करते चलिए, क्या ये डुएबल लगता है? टीएमसी का कांग्रेस और लेफ्ट दोनों से संबंध बहुत अच्छे नहीं है। बिल्कुल। इंडिया नाम रखने में ममता बनर्जी की भूमिका थी, लेकिन उसके बाद क्या संबंध सहज है? उतने नहीं है। एक जो विधायक बाय इलेक्शन में कांग्रेस का जीता वो भी टीएमसी चला गया, कांग्रेस शून्य है वहां असेंबली में। जी। तो क्या ये 42 सीटें कैसे टीएमसी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो सकता है? मैं प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स की बात कर रहा हूं, बड़े स्टेट्स, प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स। 42। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, जी।
मायावती पहले से बाहर है, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरएलडी, जी ये तीन प्रमुख दल हैं जो इंडिया के साथ है, है। इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया ब्लॉक के साथ है। 80 सीटों में जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का आपस में अभी बातचीत हुई है, जी जो तलखी दिखी है, जी क्या वो मिट जाएगी? क्या वो 80 सीटों पे कांग्रेस, आरएलडी और सपा एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे क्या? और क्या वो काफी होगा? बिल्कुल, सबसे ये उत्तर प्रदेश, हमेशा ये पुरानी कहावत है, जो राजनीति में दिलचस्पी नहीं भी रखते होंगे वो भी बताएंगे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है, लखनऊ से होकर गुजरता है। जी तो 80 सीटें इंपॉर्टेंट है। 543 में 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण। इन 80 सीटों पे क्वेश्चन मार्क लगाइए कि क्या ये हो सकता है, डुएबल है? पहला, क्या मायावती गठबंधन ज्वाइन करेंगी? दूसरा, जो बाकी 3 बचे हैं, क्या उसमें ऐसी एकता होगी कि वो पहले एक हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए और फिर वो आगे भी बीजेपी से लड़ सके? बीजेपी कितनी सीटें दी थी 80 में? 64 सीटें। मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूं जो बाद में हुए, जिसमें और भी सीटें जीत गई जी। आज की तारीख में उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगी 64 सीटें जब सपा बसपा मिलाकर लड़ी थी तब भी जीते थे। तीसरा, पंजाब 13 लोकसभा सीट है जी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कल ही कहा है कि 13 सीटें हमारी झोली में डाल दो। वो इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, कल मीटिंग में जाएंगे जी। भगवंत मान भी होंगे, राघव चड्ढा भी होंगे, वो भी होंगे। तो एक तरफ वो कह के आ रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पंजाब कि 13 की सीटें हमको दे दीजिए, और यहाँ गठबंधन किससे होना है? कांग्रेस से होना है, जो आज राइवल है उनकी। जी। दिल्ली 7 सीटें। हर दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान, जो स्थानीय दिल्ली के नेता है उनका बयान बहुत एक दूसरे के खिलाफ बड़ा तीक्ष्ण बयान आता है, बड़ा तीखा बयान आता है, जो गठबंधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप कहेंगे ये ठीक तो नहीं। बिल्कुल। 7 सीटें दिल्ली में है, 7 की 7 बीजेपी ने जीती थी। इन चारों स्टेट्स को मिला दे तो सीट्स होते हैं 142। इन 142 में 91 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अगर इसमें कोई एका होती है तो ये काफी नंबर है। 543 में 142, जिसमें गठबंधन मुश्किल है लेकिन गठबंधन की कोशिश हो रही है जी। आ जाइए जो डुएबल है, जिसको मैं समझता हूं और गठबंधन के सहयोगी भी आपस में समझते हैं कि यहां शायद बन सकती है बात। बिहार 40 सीटें हैं। कांग्रेस वहां एक लेसर पार्टनर के तौर पे है, वो लालू यादव और नीतीश कुमार से बहुत छोटी पार्टी है जी। तो वहां लेफ्ट हो जाए, नीतीश कुमार हो जाए, लालू यादव हो जाए और लेफ्ट हो जाए, वो मिलकर वहां एक गठबंधन बना सकते हैं। सीटों का बंटवारा वहां हो सकता है। 40 सीटें, 39 सीटें गठबंधन में बीजेपी ने यहां जीती थी जी। बीजेपी ने 17 की 17 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 17 में से 16 जीती थी। वो जेडीयू अब आरजेडी के साथ है। उन्होंने जो एक जातिगत जनगणना करा के और कुछ एम्पावर करने के लिए अगली जातियों में भी जो इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है, रिजर्वेशन की अलग घोषणा की है, तो क्या उसका इंपैक्ट होगा, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन 40 सीटें बिहार की, 48 सीटें महाराष्ट्र जी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेतृत्व में करीब करीब इस बात पे सहमति है कि 48 में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहां पे एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकता है। केरला की 20 सीटें, ये भी डुएबल है। वो इसलिए है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट में, बीजेपी वहां बहुत स्ट्रांग नहीं है, कांग्रेस और लेफ्ट में अगर बात थोड़ी बहुत नहीं भी बनती है तो हमारे तरफ कहते हैं घी कहां गिरेगा दाल में जी, तो वो एडवांटेज इंडिया है। तमिलनाडु, यहां कांग्रेस एक लेसर पार्टनर के तौर पे है, 39 सीटें। यहां पे भी बात, यहां पे डीएमके की पोजीशन बहुत अच्छी है और पिगी बैक करती है कांग्रेस, तो यहां बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए डीएमके और कांग्रेस में एक साथ चुनाव लड़ने में जी। झारखंड, वहां 14 सीटें हैं। वहां चूंकि सारे दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, यहां भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीटों की संख्या होती है 161 जी। इन दोनों को अगर जोड़ लें
तो सीटों की संख्या हो जाती है 303। 303। 543 में 303 ऐसे हैं जहां अगर ये विपक्ष इंडिया ब्लॉक, इसलिए 300 350 की बात की जा रही है, मैंने छोटे स्टेट्स को नहीं जोड़ा है इसमें, जी। जो रेकनेबल हाँ। फोर्स हैं और जिनके नंबर्स ज्यादा हैं लोकसभा में, उन स्टेट्स की मैंने बात की है। 142 मुश्किल है यहां गठबंधन, यहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग है पंजाब को छोड़ के। पंजाब में सिर्फ 2 सीटें थी बीजेपी के पास और वो अकाली दल के उस समय साथ लड़े थे तब। अब वो अकेले चुनाव मैदान में, अभी तक अकाली से उनके मिलने की कोई घोषणा नहीं हुई है। क्या गठबंधन होगा इस पे भी अभी संशय है। मुझे लगता है कि शायद अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अकाली ने घोषणा की है कि वो बसपा के साथ ही चुनाव मैदान में जाएंगे। जी। तो मैंने बताया जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट है, जो डुएबल है, जहां गठबंधन हो सकता है, ये 303। और इसीलिए ग्लिमर ऑफ होप होता है एक कि 303 सीटों पे अगर गठबंधन एक मूर्त रूप में आ जाता है तो क्या बीजेपी को रोकना आसान होगा? सबसे बड़ा सवाल। और इसमें अगर मैं आपको जोड़ दूं तो 40 में से 39, 48 में से 42। जी। तो मतलब इन दोनों स्टेट्स में से 39 और 42 दोनों को जोड़ दीजिए अगर, तो अगर यहाँ पे एक बोर्ड होता तो मैं शायद दर्शकों को बता पाता। 9 1 10 तो 12, 10 3 13 4 17, 172 सीटें तो सिर्फ बीजेपी ने यहां जीती। ये क्या 172 की जो संख्या है, इस पे क्या बीजेपी को कंटेन किया जा सकता है? उनको 172 से बहुत नीचे लाया जा सकता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। बाकी जो फाइट है वो स्ट्रेट फाइट है या फिर वहां पे तीसरे प्लेयर हैं जो पिक्चर में आ सकते हैं। मैं बता दूं, सिर्फ आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं जी। वहां जगन की भी पार्टी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। बीजेपी छोटी पार्टी के तौर पे है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन की पार्टी ऐसी है कि अभी वो लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे पोस्ट पोल अलायंस में। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, कांग्रेस ने वहां भी अच्छा परफॉर्म किया है। तेलंगाना में उनको कुछ होप दिख सकती है। तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटें पिछली बार जीती थी, बीआरएस ने अच्छा परफॉर्म किया था। हरियाणा में 10 सीटें हैं, गुजरात में 26 है, कर्नाटक में 28 है, मध्य प्रदेश में 29 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, ओडिशा में 21 है, राजस्थान में 25 है। इसमें से मैक्सिमम स्टेट्स में, और अगर हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ लें तो 9 सीट्स यहां की भी हैं, तो 202 सीट्स ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस या तो डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी के साथ या फिर एक तीसरा प्लेयर जैसे उड़ीसा में बीजेडी है जो आमतौर पे बीजेपी के साथ दिखती है जी। तो यहां पे कांग्रेस को अच्छा परफॉर्म अपने दम पे करना पड़ेगा। ऐसे कोई सहयोगी यहां पे नहीं, मदद करने वाले नहीं। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये तमाम चीजें एक मीटिंग में डिस्कस हो सकती हैं और फाइनल स्टेज में पहुंच सकती है? नहीं। लेकिन इस बात पे चर्चा जरूरी हो जाएगी अब कि बाकी सब कुछ छोड़िए जी, पहले इन सीट्स पे चर्चा हो और जो पार्टनर्स हैं, अलग अलग पार्टनर्स हैं, वो इस बात में अब वी हैव टू हरी जी। नीतीश कुमार जो इसके अगुवा बताए जाते हैं, उन्होंने कई बार चुनाव के बीच में भी कहा कि अभी तो सब चुनाव में बिजी है, चुनाव खत्म होने दीजिए तो देखेंगे। वो उत्तर प्रदेश भी जाने वाले थे, झारखंड भी जाने वाले थे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाह रहे हैं, साथ में इंडिया ब्लॉक में भी अपनी प्रोमिनेंस बढ़ाना चाहते हैं जी। तो पहली तो बात होगी इस बैठक में कि जल्द से जल्द हम सीटों पे बंटवारा करें जी। जो मेरी जानकारी है, हो सकता है कि अब जबकि कांग्रेस हिंदी पट्टी में हार गई है तो उसकी एक कोशिश हो सकती है कि अगर रीजनल पार्टीज ये चाहती है कि कोई कन्वीनर हो जी, तो हो सकता है कल कन्वीनर पे चर्चा हो और हो सकता है वो पद 2 हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया का कोई चेयरपर्सन हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है और कोई कन्वीनर हो सकता है जी। इस बात पे चर्चा हो सकती है। मैं नेकआउट करके तो नहीं कह सकता, लेकिन हां यह कहा जा सकता है कि सबसे बड़े दल के मुखिया होने की वजह से और चूंकि वो साउथ से आते हैं और दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए खड़गे साहब इसके चेयरमैन हो सकते हैं इंडिया ब्लॉक के।
और कन्वीनर साउथ से नीतीश कुमार हो सकते हैं। ओबीसी एक बड़ा चंक है, जी। उनके लिए हो सकता है दूसरे लोग बैटिंग करें। नीतीश कुमार की पार्टी तो कम बोलेगी, लेकिन शायद आरजेडी उनके लिए बैटिंग करे, शायद समाजवादी पार्टी उनके लिए बैटिंग करे। लेकिन उनको बैक करने वाली की ममता बनर्जी होगी क्या? क्या अरविंद केजरीवाल होंगे क्या? ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन कोशिश इस बात की जा सकती है कि एक दलित और एक ओबीसी कंबाइन करके आप ऐसा एक स्वरूप बनाएं जिससे हम कागज पे कम से कम ऐसा एक मैसेज दे सकें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि हम बीजेपी को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, हमारे अंदर वो मादा है, हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर रहे हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। सर अभी तो अगला सवाल मेरा कन्वीनर को लेके था जिसको आपने बता दिया। अगला सवाल सर इससे भी रिलेटेड होगा कि अखिलेश यादव ने बोला, नीतीश कुमार ने बोला, तमाम विपक्षी पार्टियों ने बोला कि अगर साथ मिलकर लड़े होते तो विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ अलग होते। आपको लगता है इसके ऊपर भी कल डिस्कशन होगा, बात होगी, कांग्रेस से सवाल किया जाएगा? मुझे लगता नहीं है कि उस पे एट लेंथ कोई डिस्कशन होने वाला है। कांग्रेस अभी आज की तारीख में जब वो बैटिंग करने उतर रही है तो वो बहुत बैकफुट पे हो गए, स्विंग करने वाले विकेट पे है जी। जहां उन पे जो गेंदबाजी होगी वो जो साधारण गेंदबाज भी होगा वो सिचुएशन का फायदा उठाएगा जी, क्योंकि नमी होगी पिच में। तो मुझे लगता नहीं है कि इस पे कोई बड़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि वो डन एंड डस्टेड है। कांग्रेस ये तो बताएगी कि हम जहां हारे भी हैं 40% के आसपास अभी भी हमारा वोट शेयर है, और उसको अगर कन्वर्ट करें, जो कि कन्वर्ट होता नहीं है नॉर्मल केसेस में, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ट्रेंड अगर देखा जाए, अगर उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस, उनका इन्फ्लुएंस देखा जाए तो इन स्टेट्स में है जहां वो हारे भी हैं, ऐसा वो बता सकते हैं, लेकिन वो थोड़े सबड्यूड होंगे। और शायद इंडिया ब्लॉक की एक, अगर उसका एक दूसरा पक्ष देखा जाए, मैं डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अच्छा हुआ है इंडिया ब्लॉक के लिए कि कांग्रेस पार्टी हार गई, तो वो कम से कम अब वो टर्म्स डिक्टेट नहीं करेगी। लेकिन जो धुरी है अगर वही कमजोर हो तो फिर लड़ाई कमजोर होती है। तो दोनों स्थितियों को देखा जा सकता है, उसको एग्जामिन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि क्या इन सबके साथ आने से चुनाव आसान हो जाता है? इन सबके साथ आने से चुनाव आसान नहीं होता। इसके साथ एक पॉलिटिकल नैरेटिव देना होगा जी, एक ऑल्टरनेट मॉडल देना होगा। उस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। मैं उस पर भी अगर बताऊं, जैसे जातिगत जनगणना जी, कांग्रेस ने यू टर्न लिया, वो जातिगत जनगणना के पक्ष में आ गई, वो बार बार ओबीसी की बात करने लग गई। क्या हुआ उसमें? ग्राउंड्स मोदी ने कहा गरीब, मैं तो गरीब जाति को मानता हूं, बाद में उन्होंने कहा मैं 4 जातियों को मानता हूं जी। इन चुनावों को एक अगर पैरामीटर के तौर पे देखा जाए तो जातिगत जनगणना नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। मोदी की जो जाति वाली कार्ड है वो चली कि मैं तो 4 जातियों को मानता हूं, अगर इसका सरलीकरण करके देखा जाए। कांग्रेस की गारंटी, मैं नीति की बात कर रहा हूं, किस नीति के साथ जाएंगे आप? कांग्रेस की गारंटी जो कि कर्नाटक में चली थी, लेकिन बाकी 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में नहीं चली। उन्हें मोदी की गारंटी ज्यादा पसंद आई जी। तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव जातिगत जनगणना के नाम पे जो बिहार में ट्राई किया गया है, क्या वो पूरे देश में काम करेगा क्या? और क्या अगर कांग्रेस लीड करती है तब करेगा, या फिर कोई दूसरा लीड करता है तब करेगा, तब कर सकता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। जो ऑल्टरनेट एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव के अलावा नीति के स्तर पे आप देते हो कि हम ओपीएस लाएंगे, सरकार ने संसद में कह दिया हम ओपीएस नहीं लाएंगे। रघुराम राजन जो सरकार के क्रिटिक के तौर पे देखे जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि ओपीएस इज नॉट समथिंग टू बी सपोर्टेड, ब्रॉट ऑन द ग्राउंड। वो एनपीएस के पक्ष में है जी। सरकार अब इन तीनों राज्यों के जीतने के बाद कह रही है कि नहीं, हम तो एनपीएस के पक्ष में ही है। पहले वो ओपीएस से भी थोड़ी घबराई थी। तो गारंटी भी अगर नहीं चल रही हो, ओपीएस भी अगर नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आपके पास क्या रास्ता है? आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने गरीब को एक जाति बनाया जी। गरीब को जाति बनाने के अलावा हिंदुत्व उसका एक
हार्डकोर मुद्दा, हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्ट्रेंथ है। और राष्ट्रवाद को उसके साथ जोड़ा है। तो मैं बिल्कुल। कहता हूं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एक ब्लेंड, जिसमें उसने गरीबों का और लाभार्थियों का एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, एक ऐसा एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की है, जिसके सामने अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो सिर्फ मतभेद खत्म कर लेने से या मनभेद खत्म कर लेने से ही काम चलेगा क्या? समय कम है, लेकिन हाँ, जब आप कल बैठक करेंगे और उसमें इन चीजों पे, जब हम ये चीजों पे चर्चा कर रहे हैं कि इसकी काट क्या है, तो कोई एक अल्टरनेट व्यू होगा। हर स्टेट में अलग अलग अपनी एक सरकार चल रही है और वहां कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट किया जा सकता है, तो कुछ चीजें आएंगी सामने, बिल्कुल, जिसके जिसके आधार पे वो एनडीए से लड़ना चाहेंगे, एनडीए से ज्यादा नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होना चाहेंगे। तो कल की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 मायने में। सीट टू सीट डिस्कशंस कितनी जल्दी होती हैं? अब समय बहुत कम है, दिसंबर आधा बीत चुका है, फरवरी के महीने से आप समझिए कि चुनाव मैदान में है जी। तो आपके पास 2 महीने का समय बचा है। इसमें आपको अपने लिए एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना है, एक ऐसी नीति तय करनी है और एक मैसेज शायद किसी व्यक्ति के तौर पे भी देना है कि ये लीड करेगा इंडिया गठबंधन ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक को, अगर वो जीतती है तो। ये मुश्किल काम है, लेकिन अभी तक जो बहुत दे वर लैगिंग बिहाइंड, कल की बैठक ये तय करेगी कि सिर्फ इंडिया ब्लॉक नाम रख देने से और कुछ जो सब कमिटीज बना दी गई थी, उनकी कुछ एक बैठक से कुछ निकला है क्या? मेरे ख्याल से नतीजा सिफर रहा है। सबको बैठकर एक साथ बैठना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को चेयरमैन कन्वीनर बनाना पड़ेगा, ताकि ऐसा एक सीरियस अटेम्प्ट लगे कि मोदी के खिलाफ किया जा रहा है। कल की बैठक में ये भी एनालाइज करेंगे कि क्या होगा। बेसिकली कल की बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा और पता चलेगा कि आखिर बैठक में हुआ क्या है। कल जैसे ही बैठक खत्म होगी, हम आपके सामने आएंगे और बैठक से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।